गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स कर रहे थे, जो आज का हमारा टॉपिक है सरल रेखा में गति यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये आपका एनसीईआरटी के बुक का तीसरा चैप्टर है। देखिए हम लोग देखते हैं सरल रेखा में गति। यहाँ दो शब्द है, एक सरल रेखा आया और एक क्या आया, गति। सरल माने जानते हो सीधी रेखा। सरल माने क्या होता है, सीधी रेखा में जो गति होती है वही क्या होती है, सरल रेखीय गति होती है। पहले हम गति की बात कर लेते हैं। हमारे आसपास जितने भी वस्तु हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वह एक मोशन में रहते हैं, एक गति में रहते हैं हमेशा, ठीक ना। मान लीजिए फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखा जाए, भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं वो सारी वस्तुएं गतिमान अवस्था में ही पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए हम हो गए, आप हो गए, मेज हो गया, पेड़ हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है, गतिमान अवस्था में। देखने पर पता लगता है कि पेड़ खड़ा है, पेड़ कहाँ गति कर रहा है, मेज तो रखा गया है, ये कहाँ गति कर रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वह दो गति करती है। एक तो अपने अक्ष पर घूमती है, यानी अपने अक्ष पे क्या होती है, चारों तरफ गोल गोल घूमती है, और दूसरा वह सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों तरफ एक वृत्तीय कक्षा में गति करती रहती है, जिसके कारण हम लोग सूर्य के सापेक्ष गति करते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक ना। गति के तमाम उदाहरण होंगे। जैसे मान लीजिए कोई दौड़ता है, ट्रेन चल रही है, वो भी गति होगा। मान लीजिए हम ट्रेन और एक पेड़ का उदाहरण लेते हैं। हम देखते हैं कि पेड़ तो अपनी जगह खड़ा है और हम ट्रेन में बैठे हैं, तो हम ये देखते हैं कि पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है। पेड़ पीछे की तरफ क्या हो रहा है, यानी हमारे सापेक्ष उस पेड़ में क्या है, गति है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जितने भी ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सारे पदार्थ गतिमान अवस्था में पाए जाते हैं। हम गति के बारे में ही पूरे चैप्टर में बात करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं जो इस चैप्टर का पहला हेडिंग है आपका, स्थित पथ विस्थापन। यानी स्थित यानी किसी भी गति के समय किसी वस्तु की स्थिति कहाँ है, कहाँ पर वह वस्तु रखी गई है। पथ की लंबाई यानी मान लिए किसी के द्वारा तय की गई वो लंबाई, ठीक ना, दूरी, उसे क्या कहेंगे, पथ की लंबाई कहेंगे। विस्थापन यानी कितनी विस्थापन हुई। तो पहले हम बात करते हैं स्थिति की। मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, यहाँ खड़ा हुआ है, कोई एक व्यक्ति है एक जगह ए पर खड़ा हुआ है, इसके स्थिति से कोई एक दूसरा व्यक्ति बी पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है, बी पर खड़ा है। ये व्यक्ति देखता है कि ए बिंदु पर खड़ा व्यक्ति कुछ समय के बाद सी बिंदु पर आके खड़ा हो जाता है। सी बिंदु पर क्या होता है, खड़ा होता है। तो ये बताता है कि इस बिंदु ए के सापेक्ष जो व्यक्ति है, इस बिंदु ए के सापेक्ष इस व्यक्ति की पोजीशन में बदलाव हो रहा है। इसका पोजीशन क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक ना। यानी जिसके सापेक्ष, जिस बिंदु के सापेक्ष किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किया जाता है या मापा जाता है, उस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, संदर्भ बिंदु कहते हैं। संदर्भ बिंदु कहते हैं। एक बार और समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है बिंदु ए पर खड़ा है और दूसरा कोई व्यक्ति बिंदु बी पर खड़ा है। तो बिंदु ए वाला व्यक्ति ये देख रहा है कि बिंदु बी पर खड़ा व्यक्ति कुछ समय के बाद बिंदु सी पर आ जा रहा है, ठीक ना। तो बिंदु ए पर खड़ा हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है, बिंदु ए से इन दोनों बिंदुओं पर बिंदुओं की स्थिति को
मेजर कर रहा है, माप रहा है कि किस स्थिति पर ये है, यानी यह व्यक्ति बिंदु बी पर इस स्थिति में था और बिंदु सी पर इस स्थिति में था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हो गया, जब किसी बिंदु से किसी भी व्यक्ति की स्थिति को मापा जाता है, किसी भी व्यक्ति के स्थिति को मापा जाता है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, संदर्भ बिंदु कहते हैं। ये हो गया, मान लीजिए इसके बीच की दूरी, और ये हो गया इसके बीच की दूरी, ठीक है ना। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति की बात ही नहीं कर लेते, मान लीजिए बीच में कोई एक पिलर खड़ा है, मान लीजिए यहाँ बीच में क्या है, पिलर खड़ा किया गया है, और ये कह रहा है कि व्यक्ति ये कह रहा है कि इस व्यक्ति की स्थिति इस पिलर के सापेक्ष इतनी नज़दीक में थी, यानी इसके बीच की दूरी कितनी थी, इतनी थी। कुछ समय के बाद इस व्यक्ति की स्थिति सी पर पहुंच गई इस पिलर से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये पिलर है ये क्या हो जाएगा, संदर्भ बिंदु का काम करेगा। क्यों? क्योंकि इस बिंदु से इस व्यक्ति की स्थिति का पता चल रहा है कि इस पिलर से इतनी दूरी पर बी पर था, कुछ समय के बाद इस पिलर से सी पर पहुंच गया, इतनी इसकी स्थिति ये हो गई, ठीक ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है वह गति अवस्था में है, क्योंकि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। कैसे परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ, यानी कहने का मतलब हो गया, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अगर बदलता है तो हम कह सकते हैं वह वस्तु या वह व्यक्ति गति अवस्था में पाया जाएगा। गति अवस्था में गति कर रहा है, ठीक है ना। लिख लेते हैं इसको, लिख लीजिए इसको, गति का जो परिभाषा है, गति कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति यदि किसी वस्तु की स्थिति संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ संदर्भ समय के साथ परिवर्तित रहती है। क्या रहती है? परिवर्तित रहती है, तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वह गति है। तो क्या है, तो कह सकते हैं वो गति कर रही है, तो गति होती है। ये नहीं है कि केवल उसके स्थिति में परिवर्तन हो, ये भी हो सकता है उसकी दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है, ठीक है ना। यानी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष चाहे उसकी दिशा में परिवर्तन हो, चाहे उसकी स्थिति में परिवर्तन हो, कुछ भी हो, तो हम कह सकते हैं वह वस्तु गति अवस्था में रहता है। मान लीजिए इसी तरह से विरामावस्था की बात कर लें हम, ये तो गति की बात हो गई। विराम अवस्था क्या हो जाएगा, विरामावस्था गति अवस्था का सीधा उल्टा होता है, ठीक ना, कि यदि कोई वस्तु की स्थिति संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपरिवर्तित रहे, यानी उसकी स्थिति बदले ना समय के सापेक्ष, तो हम क्या कर सकते हैं, वो वस्तु विरामावस्था में है। इसको भी लिख लीजिए, यहाँ लिख दें, यदि किसी वस्तु की स्थिति संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, तो वह विरामावस्था में है। वह किस में है?
विरामावस्था में है। ठीक, समझ में आया। आगे देखिएगा, जो हमारा है वो पथ की लंबाई। अगला हमारा है पथ की लंबाई। पथ की लंबाई, या इसे हम कह सकते हैं दूरी। ठीक है, पथ की लंबाई क्या हो गया? दो बिंदु आवेश, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं। मान लीजिए कोई वस्तु ए पर है, या कोई दो व्यक्ति हैं, कोई व्यक्ति ए है और ए से चलना प्रारंभ कर रहा है। क्या कर रहा है? ए से चल के वो कहाँ पहुंच गया? बिंदु सी पर पहुंच गया। ठीक है ना। और सी से चलकर वो बिंदु यहाँ बी पे पहुंचा और बिंदु सी पे पहुंचा। पुनः वह सी से चल के बिंदु कहाँ पहुंच गया? डी पर पहुंच गया। मान लीजिए 4 है, ये 2 है और ये 4 है। ठीक ना। तो इसके द्वारा चली गई कुल दूरी, इसके द्वारा चली गई कुल पाथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है ना। या इस तरह से कहते हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, ठीक ना, किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में, यहाँ निश्चित लगा है, निश्चित समय अंतराल, यानी जो समय सीमा है वो क्या है? निश्चित है। यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में चली गई कुल दूरी, यानी उतने समय में जितनी वो दूरी तय करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उस वस्तु की पथ की लंबाई कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए से चला, बी पर पहुंचा, 4 हो गया। बी से चला, सी पहुंचा, 2 किलोमीटर ही हो गया। मान लीजिए हम सबको किलोमीटर में मापें, तो क्या हो जाएगा? ए से चला बी, बी से चला सी, सी से चला डी। यानी इस निश्चित समय अंतराल में इसके द्वारा तय की गई पूरी दूरी को हम क्या कहते हैं? पथ की लंबाई कहते हैं। इसको लिख लेते हैं, यहाँ लिखिए इसको, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में उस द्वारा या किसी समयांतराल में तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका दूरी कहते। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम दिए हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए पर है, ए से चला बी पे पहुंचा, बी से चला सी पहुंचा, सी से चला डी पहुंचा। यानी उसके द्वारा तय की गई पूरी दूरी क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। यानी 4 + 2 और +4 किलोमीटर है, km कर देंगे, बराबर 10 km हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं पथ की लंबाई को मेजर करने के लिए MKS पद्धति में मीटर का उपयोग करते हैं और CGS पद्धति में सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं। इसको भी ले लेते हैं, देखते हैं इसका मात्रक MKS पद्धति में मीटर तथा CGS पद्धति में
पद्धति में सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। और ये हो जाएगा, और इसका बीमा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका पथ की लंबाई। एक बार और पथ की लंबाई को रिपीट किया जाएगा कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समयांतराल, कोई समयांतराल ले लो, उनके बीच चली गई कुल दूरी, जितनी भी दूरी तय करता है वही उसका क्या होता है, पथ की कुल लंबाई होता है। पथ की क्या होती है, लंबाई होती है। अगला आपका है, अब लंबाई को होने के लिए क्या क्या आवश्यक है। पहला, लंबाई एक पथ की लंबाई एक अदिश राशि है, क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती है। इसको भी लिखते हैं, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अदिश का मतलब इसकी दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। दूसरा, यदि कोई वस्तु गतिशील है, गतिशील है तो दूरी कभी शून्य नहीं होती, दूरी कभी शून्य नहीं होती। ये होना आवश्यक है कि अगर वो दूरी है तो वह एक अदिश राशि है, यानी उसकी दिशा निर्धारित नहीं है कि मान लीजिए स्टार्ट यहाँ से किया, 2 किलोमीटर पूरब गया, 5 किलोमीटर पश्चिम गया, ये इसमें इंडिकेट नहीं किया गया है कि किधर जाना है। हमको केवल इतना करना है कि अपने वो मूल बिंदु से 2 किलोमीटर आगे गया। आगे गया का मतलब क्या हो गया, चाहे जहाँ गया, चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, चाहे जहाँ जाए, लेकिन 2 किलोमीटर वो आगे जाएगा। तो इससे क्या कंफर्म हुआ कि जो दूरी है वह एक अदिश राशि है। दूसरी बात यहाँ पर है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है, गतिशील अवस्था में है, तो क्या होगा, दूरी कभी शून्य नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जब गति करेगा तो कुछ न कुछ दूरी वो तय करेगा, क्योंकि बिना दिशा के जा रहा है, इसलिए ये गतिशील रहेगा तो इसकी वैल्यू कभी शून्य नहीं होगी। और तीसरी बात इसकी है, यह कभी ऋणात्मक नहीं होता, यह कभी ऋणात्मक नहीं होता। आप देखिएगा, दूरी क्या होता है, कभी ऋणात्मक नहीं लिया जाता, होता ही नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम विस्थापन क्या होता है। ये तो दूरी की बात हो गई। नेक्स्ट टॉपिक आपका है विस्थापन। विस्थापन, या ऐसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन की बात हम करते हैं। एक एग्जाम्पल लीजिए, सपोज दैट आप ही लोग हैं, घर से चलना स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ किया हमने, और पुनः जाके घर पे हम पहुंच गए। तो अगर पूछा जाए कि हमारे द्वारा विस्थापन कितना हुआ, तो क्या कर सकते हैं, विस्थापन शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम अपने पोजीशन को बदलकर फिर दोबारा उसी पोजीशन पे पहुंच गए, तो क्या हो जाएगा, विस्थापन शून्य। यानी विस्थापन का तात्पर्य है, यदि कोई वस्तु गतिशील है और गतिशील अवस्था में अपने पोजीशन को चेंज करता है, अपने पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है, तो हम कह सकते हैं उसके द्वारा विस्थापन हुआ है। जैसे मान लीजिए अभी एग्जाम्पल लिए थे कि कोई व्यक्ति था ए पर, ए से चलना उसने प्रारंभ किया, कुछ दूरी तय की, और ये कहाँ पहुँच गया, बी पे पहुँच गया। इसने फिर अपनी स्टार्टिंग शुरू की चलना, ये यहाँ से चल के आया, सी पे पहुँच गया, और
पुनः सी से स्टार्ट किया, ये पहुंच गया डी पर। वैसे तो विस्थापन भी दूरी ही है, लेकिन दो स्थितियों के बीच सबसे कम दूरी जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी दो स्थितियों के बीच न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यही 4 किलोमीटर चला, और यहाँ से 2 किलोमीटर चला, और ये भी 4 किलोमीटर चला, तो दूरी तो ये भी हो गई। शॉर्टेज डिस्टेंस अगर देखा जाए तो कई कंडीशन इसमें बनेंगे कि मान लीजिए ए चल देता है, डायरेक्ट सी पे पहुँच जाए, ये कहाँ पहुँच जाए, डायरेक्ट सी पे पहुँच जाए, और सी से तब डी पर आए, ये कंडीशन बनेगा। लेकिन ये भी आपका शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं होगा, न्यूनतम दूरी नहीं होगी। मान लीजिए एक और कंडीशन बनता है, ए से बी पे चला और बी से वो कहाँ आ गया, सी पे आ गया, इसका भी एक कंडीशन बना, और सी से पुनः दोबारा ये डी पे पहुंच जाएगा, सी से पुनः दोबारा कहाँ पहुंच जाएगा, डी पे पहुंच जाएगा। तो ये भी एक शॉर्टेज डिस्टेंस माना जाएगा, लेकिन अभी ये बहुत ही न्यूनतम दूरी नहीं मानी जाएगी। जितना कि ए और डी के बीच की दूरी, ए और डी के बीच की दूरी, ये आपका प्रारंभिक स्थिति है, और ये है आपका अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति यानी कहने का मतलब जो उसकी प्रारंभिक स्थिति और उसके अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी न्यूनतम दूरी तो मान लीजिए इसको मिटा दिया जाए तो ये भी हो जाएगी, ये इसे मिटा दिया जाए तो बस तो यहाँ से चलेगी, यहाँ आ जाएगी, ये भी तो न्यूनतम दूरी मानी जाएगी। लेकिन ये न्यूनतम दूरी नहीं होगी, क्योंकि इसके बीच की दूरी न्यूनतम ये आ जा रही है, ये भी लॉन्गेस्ट लेंथ हो जाएगा, यानी अधिकतम दूरी हो जाएगी। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा, यहाँ लिखते हैं, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखिए यहाँ निश्चित दिशा की बात करते हैं, यानी जो इसका दिशा है, डायरेक्शन है, वो क्लियर है, निश्चित है कि इसी दिशा में ये चलेगी कहते हैं। या इसका एक परिभाषा और लिख सकते हैं, मान लीजिए पहला है, दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा या किसी वस्तु द्वारा कहिए, किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति, किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, कौन सी दूरी, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो है, पहला तो इसका दिशा निश्चित होना चाहिए, और दो स्थितियों के बीच, यानी प्रारंभिक स्थिति जहाँ पर वो शुरुआत में था, अंतिम स्थिति
काम करने के बाद, चलने के बाद, गति करने के बाद जहाँ वो पहुँचा वह उसकी क्या हो जाएगी, अंतिम स्थिति हो जाएगी। इन दोनों के बीच की जो दूरी हो जाएगी वही आपका विस्थापन कहा जाएगा। यहाँ जो बात किए थे इसके बीच की न्यूनतम दूरी यानी न्यूनतम विस्थापन ये 2 किलोमीटर का था, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। लेकिन अगर दूरी की बात करें, विस्थापन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर, और दूरी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो एक बार परिभाषा फिर से देखें, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। या दूसरा परिभाषा है, किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। इसमें क्या क्या है, पहला एक यह सदिश राशि है। यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश माने इसमें दिशा भी साथ में रहता है, सदिश राशि है। दूसरा यदि वस्तु गतिशील है, कैसी है, गतिशील है, तो दूरी शून्य हो जाती है। यदि वस्तु गतिशील है तो विस्थापन शून्य हो सकता है, तो विस्थापन शून्य हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अभी बताएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे। और तीसरा या इसका मात्रक ले लीजिए। तीसरे में इसका मात्रक, जो मात्रक दूरी का होता था वही मात्रक इसका होगा। इसका मात्रक MKS पद्धति में मीटर और CGS पद्धति में सेंटीमीटर, CGS पद्धति में सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए, सदिश की बात तो हो गई, दिशा की आवश्यकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, चलना प्रारंभ किया, पूर्व दिशा में गया 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर पहुंच गया B पे, और फिर कह रहा है कि वो 6 किलोमीटर C के पास गया। दिशा बताया गया, एक बार पूरब गया, एक बार उत्तर गया है? अब कह रहा है कि इसके इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी। दूरी तो ये है 5, 6, 5, 11 किलोमीटर की दूरी हो गई, लेकिन न्यूनतम नहीं है। डायरेक्ट ये A से निकल के कहाँ चला जाएगा, C से चला जाएगा। तो जो ये दूरी AC वाली दूरी हो गई, AC दूरी हो गई, ये आपका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। हम शून्य की बात कर रहे थे कि गतिशील वस्तु, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसका विस्थापन शून्य हो सकता है। ऐसा कैसे, मान लिए ये हमारा घर है, क्या है, घर है, ये विद्यालय बना, हमने घर से प्रारंभ किया यात्रा, विद्यालय पर गए, पुनः विद्यालय पर से हम घर पे आ गए। दूरी तो हमने डबल चली, मान लीजिए 5 किलोमीटर दूरी है घर से विद्यालय, और घर से विद्यालय 5 किलोमीटर गए और 5 किलोमीटर आए, यानी पूरी दूरी कितना हो गया हमारा, 10 किलोमीटर। लेकिन विस्थापित कहाँ हो गए, हमारा प्रारंभिक पोजीशन यही है और अंतिम पोजीशन यही है, यानी दोनों पोजीशन क्या है, एक ही जगह है, हमारा घर। इसलिए हमारे द्वारा विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग वेग चाल के बारे में पढ़ेंगे, त्वरण के बारे में भी उसमें थोड़ा बहुत जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।